बच्चों हम एनसीईआरटी कक्षा 9th के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिनके पिछले वीडियो में बच्चों हमने उत्तक की परिभाषा, इसी के साथ साथ हमने पादप उत्तक और जंतु उत्तक की विशेषताएं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक के प्रकार, पादप उत्तक के अंदर बच्चों हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का अध्ययन करा। फिर हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक उत्तक होता है, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के अंदर विभाजित हो जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बच्चों ये कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं ये भी हमने देखा था। उसके बाद में जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जिसके अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट यानी सरल स्थायी उत्तक, इसके भी क्या आगे प्रकार होंगे, जैसे पेरेन्काइमा टिश्यू है, कोलेनकाइमा टिश्यू है और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। और ये कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, ये हमने देखे थे। उसके बाद में बच्चों हमने जटिल स्थायी उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अध्ययन करा था, जिसके अंदर हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़े थे। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल का निर्माण करते हैं और ये एक प्रकार के संवहन उत्तक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे प्लांट को वाटर, मिनरल और जो फूड मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने संरचना और कार्य के आधार पर जंतु उत्तक है उनके प्रकार देखे थे, जिसके अंदर हमने एपिथेलियम उत्तक है, संयोजी उत्तक है और इसके बाद में हमने पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक है, उनके कार्य और प्रकार आगे देखे थे और कुछ प्रश्न हैं वो भी हमने हल करके देखे। अब बच्चों हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 7 के अंदर अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर 15 तक अध्ययन करेंगे, यानी उनको समझेंगे कि इनका सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 7। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तक को परिभाषित करें, यानी हमसे क्या पूछा गया है, उत्तक यानी टिश्यू की डेफिनेशन हमसे पूछी गई है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि उत्तक किनसे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से। और ये जो कोशिकाएं होती हैं यानी जो सेल होती है वो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और इन कोशिकाओं का समूह यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह होगा जिसके अंदर संरचना, कार्य और उनका उत्पत्ति होगी वो एक समान होगी। जैसे हमने मान लिया कि ये क्या है, उत्तक है, तो उत्तक क्या मतलब है कि कोशिकाओं का समूह है, तो इसके अंदर ये क्या आ गई, जैसे कोशिकाएं मान ली हमने, ये क्या है, कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं, उत्तक का निर्माण कर रही हैं। अब ये ऐसी कोशिकाओं का समूह है बच्चों जो क्या है, कार्य, संरचना और इनका ओरिजिन है वो एक समान है। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह बच्चों क्या कहलाता है, उत्तक यानी टिश्यू कहलाता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य एक समान हो, उत्तक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। तो बच्चों जाइलम शब्द देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने कहाँ पढ़ा था, यानी स्थायी उत्तक के, जटिल स्थायी उत्तक के प्रकार के अंदर हमने जाइलम का अध्ययन करा था। और हमने ये भी बताया था कि जिस तरीके से हमें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है उसी तरीके से प्लांट को भी आवश्यकता होती है। तो जो प्लांट है उसकी जो रूट है यानी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अब्जॉर्ब करने का काम तो रूट ने कर लिया, लेकिन वो अब्जॉर्ब किया गया वाटर और मिनरल प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है, ये जाइलम ही करता है। इसीलिए ये जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है और जाइलम को हम कहते हैं एक प्रकार का संवहन उत्तक। अब बच्चों हम ये देखें तो ये कौन सा संवहन उत्तक है, यानी जल संवहनी उत्तक है। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर हमने ट्रैकिड्स यानी वाहिनिका और दूसरी हमने देखी थी वेसल्स यानी वाहिका और उसके बाद में जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट मिलकर जाइलम का निर्माण करते हैं, जिनके अंदर बच्चों जैसे ट्रैकिड्स यानी जो वाहिनिकाएं होती हैं वो लंबी नलिकाकार संरचना होती हैं, लेकिन उनके जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं, इसलिए उनको एक के ऊपर एक अरेंज नहीं किया जा सकता, साइड बाय साइड अरेंज किया जाता है और उनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है। उसी तरीके से बच्चों जो वेसल्स यानी जो वाहिका होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो होती हैं,
लेकिन उनके सिरे टेपरिंग नहीं होते यानी चौड़े होते हैं, जिसके कारण उनको एक के ऊपर एक अरेंज किया जा सकता है। और ये भी क्या करती हैं, वाटर का कंडक्शन करती हैं। उसके बाद में जैसे जाइलम पेरेन्काइमा है, तो बच्चों जाइलम पेरेन्काइमा है यानी पेरेन्काइमा शब्द हमने पहले पढ़ा था सरल स्थायी उत्तक के अंदर। तो पेरेन्काइमा क्या करता है, यानी ये भोजन को संग्रह करने का काम करता है, साथ में ही थोड़ा बहुत क्या है, वाटर का कंडक्शन भी करता है लेटरल रूप में। उसके बाद में बच्चों जाइलम फाइबर जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है कि ये रेसे लाइक संरचना दिखाई देती है, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर लिग्निन का बहुत अधिक जमाव हो जाता है। और ये प्लांट को यानी क्या करती हैं, एक प्रकार से सहारा प्रदान करने का काम करती हैं, क्योंकि ये किसको सहारा प्रदान करते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स को, जिसके कारण प्लांट को यांत्रिक सहारा प्रदान किया जाता है। अब हम बच्चों इसके अंदर देखेंगे कि इन्हें लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखें। तो सबसे पहले है जाइलम उत्तक का निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है। तो हमें ध्यान रखना है कितनी प्रकार की कोशिकाएं, 4 प्रकार की कोशिकाएं। ये निम्न है, पहली है जाइलम ट्रैकिड यानी वाहिनिका, और दूसरी होती है बच्चों जाइलम वेसल्स यानी वाहिका, और थर्ड होती है जाइलम पेरेन्काइमा, और फोर्थ है बच्चों जाइलम फाइबर। अब बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस जाइलम की इन चारों कोशिकाओं के अंदर केवल और केवल जाइलम पेरेन्काइमा होता है, उसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। बाकी जैसे जाइलम ट्रैकिड है, वेसल्स हैं और फाइबर हैं, इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसमें वाहिका एवं वाहिनिका यानी ट्रैकिड्स एवं वेसल्स हैं, वो सबसे प्रमुख हैं जो जल संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसीलिए हमने इन्हें क्या कहा था, जाइलम को यानी वाटर कंडक्टिव टिश्यू कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है, यानी हमें यह देखना है कि सरल उत्तक और जटिल उत्तक के अंदर क्या अंतर है। तो बच्चों ये सरल उत्तक और जटिल उत्तक हमने कहाँ पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे स्थायी उत्तक के प्रकार के अंदर। तो हमने कहा था कि सरल स्थायी उत्तक यानी नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होगा, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होगा, और ये कोशिकाएं पार्टिकुलर किसी एक ही कार्य को करती हैं। और दूसरा जैसे जटिल उत्तक है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, लेकिन कार्य तो ये भी एक ही करता है, तो ये हो जाएगा जटिल उत्तक। उसके बाद में बच्चों हमने देखा था कि जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं उनके अंदर उनके प्रकार के अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू है, कोलेन्काइमा टिश्यू है और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, ये उनके प्रकार होते हैं। और जो जटिल उत्तक होता है बच्चों उसके प्रकार के अंदर हमने जाइलम और फ्लोएम का अध्ययन करा था। उसके बाद में बच्चों जैसे सरल उत्तक होते हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है वो प्लांट के सभी पार्ट के अंदर, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, सभी जगह प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से हमने ये भी देखा था कि जब पेरेन्काइमा उत्तक होता है उसकी कुछ कोशिकाओं के अंदर जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये क्या कहलाती हैं, क्लोरेन्काइमा टिश्यू कहलाती हैं। और क्लोरेन्काइमा टिश्यू होता है वो क्या काम करता है, भोजन निर्माण में मदद करता है यानी प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो पेरेन्काइमा उत्तक होता है जब उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, यानी उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत अधिक होता है, तो उनके अंदर कैविटीज बन जाती हैं यानी गुहिकाएं बन जाती हैं। और ये गुहिकाएं यानी ये जो इस प्रकार के उत्तक होंगे वो कहलाएंगे एरेन्काइमा टिश्यू। और ये एरेन्काइमा टिश्यू होते हैं बच्चों वो पाए जाते हैं जलीय पौधों के अंदर। और इस तरीके से ये पेरेन्काइमा होता है ये क्या करता है, भोजन को संग्रह करने का काम करता है, प्लांट को यांत्रिक सहारा भी ये प्रदान करते हैं। क्योंकि जो कोलेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो पाए जाते हैं डाइकोट के स्टेम के अंदर, और इसी के साथ जैसे लीफ होती है उसके स्टोक के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। उसके बाद में बच्चों जैसे सरल उत्तक के ही प्रकार के अंदर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है, उसकी कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन के बहुत अधिक जमाव के कारण इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, और इनके अंदर किसी प्रकार की गुहिकाएं नहीं पाई जाती, यानी इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। और जैसे सीड है या फिर नट है उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, या फिर वेस्कुलर बंडल में तने में चारों तरफ ये उपस्थित होता है। और इसी तरीके से जैसे पत्ती की जो शिराएं होती हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। और ये मृत होने के कारण ये क्या करता है, प्लांट को दृढ़ता और कठोरता प्रदान करने का
काम करता है। उसके बाद में बच्चों हमने कहा कि जो जटिल ऊतक है जिसके प्रकार हमने बताए जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या है, कंडक्टिव टिश्यू है यानी संवहन ऊतक है। तो ये क्या काम करते हैं, प्लांट को जैसे वाटर मिनरल्स कंडक्ट करने का काम करता है जाइलम, और जो फूड मटेरियल जो पत्ती के हरे रंग होने के कारण फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उस भोजन को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में यानी दोनों दिशाओं में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो इस तरीके से हम इनके अंतर देखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा सरल ऊतक और जटिल ऊतक के अंदर अंतर। सबसे पहला है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं सरल ऊतक। जटिल ऊतक के अंदर आ जाएगा ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब उसके अंदर जटिल ऊतक के अंदर आ जाएगा ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम तथा जाइलम। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड है यह आधारीय पैकिंग ऊतक का निर्माण करता है। यानी जैसे हम पेरेन्काइमा टिश्यू देखें तो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक तरीके से आधारीय पैकिंग करती हैं, और उनके अंदर क्या होता है बच्चों कि उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो पाया जाता है। पौधों के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण लाता है तथा पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो बच्चों ये लचीलेपन का हमने जब सरल स्थायी ऊतक के अंदर कोलेन्काइमा टिश्यू का अध्ययन करा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी है यानी लचीलापन भी प्रदान करता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो सरल ऊतक होते हैं वो प्लांट को लचीलापन प्रदान करते हैं। और कठोरता हमने बता दी कौन सा ऊतक है, सरल ऊतक का ही प्रकार है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, वो इनको प्रोवाइड करता है। उसके बाद में बच्चों जटिल ऊतक के अंदर आ जाएगा फ्लोएम तथा जाइलम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। यह मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं और वाटर मिनरल्स और फूड मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। यानी हमसे अंतर पूछा गया है लेकिन केवल किसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर। तो बच्चों अगर हम देखें पेरेन्काइमा जो ऊतक होता है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, और जिसके कारण वो पतली भी होती है और इनकी कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन जो कोलेन्काइमा होता है बच्चों, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी सेलुलोज लेकिन साथ में पैक्टिन भी होता है। तो जब ये पैक्टिन होगा तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो अनियमित रूप से पतली और मोटी होती है। पतली और मोटी होने का कारण क्या है कि जो पैक्टिन होता है उसका जमाव कोनों पर हो जाता है, और कोनों पे जमा होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति कोनों पर कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं बच्चों, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन की बनी हुई होती है और बहुत मोटी होती है, जिसके कारण उनके अंदर कोई भी जैसे गुहिका है वो उपस्थित नहीं होती, यानी इनकी कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। और ये जो लिग्निन होता है बच्चों वो एक सीमेंट की भांति काम करने वाला रासायनिक पदार्थ होता है जो प्लांट को दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। तो हम इनके अंतर देखेंगे तो आंसर आ जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर कोशिका भित्ति के आधार पर अंतर। तो बच्चों सबसे पहले है इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, किसकी, पेरेन्काइमा ऊतक की, तथा सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है बच्चों कोलेन्काइमा, इसकी कोशिका भित्ति भी पतली होती है परंतु सेलुलोज तथा पैक्टिन के जमा होने के कारण किनारों पर भित्ति मोटी होती है। यानी पैक्टिन के जमा होने के कारण ये कोनों पर यानी किनारों पर कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों स्क्लेरेन्काइमा के अंदर इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। इस चीज को ध्यान रखना, लिग्निन के कारण। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, रंध्र के क्या कार्य हैं? तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रंध्र होते क्या है। यानी जब हमने कहा था कि जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आउटर मोस्ट लेयर होती है जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, उसी तरीके से बच्चों प्लांट के अंदर भी क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है एपिडर्मिस।
और ये जो एपिडर्मिस होती है बच्चों, ये प्लांट के सभी पार्ट यानी जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, सब जगह उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन जो पत्ती होती है उसके ऊपर जो एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है बच्चों, उनकी जो एपिडर्मल सेल होती हैं उनके बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों को बच्चों रंध्र या फिर इन्हें इंग्लिश के अंदर कहते हैं स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं बच्चों, इनके चारों ओर यानी वृक्क के आकार की कोशिकाएं इनको घेरे रहती हैं और जिन्हें हम कहते हैं रक्षी कोशिकाएं। और ये जो रक्षी कोशिकाएं हैं बच्चों, जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। ये रक्षी कोशिकाएं हैं, इन्हीं की सहायता से स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं। और इन स्टोमेटा की सहायता से ही क्या होता है, जैसे गैसों का विनिमय यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिसके अंदर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, वो हमें प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि गैसों का ये क्या करता है, विनिमय करता है। साथ में बच्चों जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी पत्ती से जल की बूंद बूंद के रूप में जो हानि होती है, यानी जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वो भी इन्हीं रंध्रों के कारण होती है। तो हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, ये देखते हैं। पौधों की पत्तियों में बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस की कोशिकाओं में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहते हैं। ये निम्न कार्य करते हैं। सबसे पहले है वायुमंडल एवं पौधों के मध्य गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से CO2 लेकर O2 बाहर निकालते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी इन रंध्रों के द्वारा प्रवेश कर लेती है प्लांट के अंदर और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में इन्हीं रंध्रों से होकर जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और इसी कारण हमें क्या होता है, जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें शीतलता का अनुभव होता है। और इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, जैसे ये क्या है, एपिडर्मी कोशिकाएं, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है उसकी कोशिकाएं हैं और ये होते हैं बच्चों स्टोमेटा यानी रंध्र। और इनको घेरे हुए कोशिकाएं होती हैं रक्षी कोशिकाएं, जिनकी सहायता से ही क्या होते हैं, ये स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों 6 नंबर, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी पेशीय रेशे यानी पेशीय उत्तक हमने कहाँ पढ़ा था, जंतु उत्तक के प्रकार के अंदर ही पढ़ा था और हमने ये भी बताया था कि इन पेशीय उत्तकों के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। अब बच्चों पेशीय रेशे क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पेशीय उत्तक होते हैं ये भी कोशिकाओं से ही बने हुए होंगे, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं वो इलोंगेटेड और लार्ज होती हैं और एक रेशे की तरह दिखाई देती हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पेशीय रेशे यानी मसल्स फाइबर। और ये बच्चों कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऐच्छिक पेशी जिसके अंदर हमें रेखित पेशी कहा जाता है, और दूसरे जो अनैच्छिक पेशी है जिसके 2 प्रकार हो जाते हैं, उसके अंदर चिकनी पेशी और हृदय पेशी। और हमसे अंतर पूछा गया है तीनों प्रकार की पेशीय रेशों के अंदर, यानी रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी के अंदर। तो बच्चों रेखित पेशी यानी जिसे दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम, कंकाली पेशी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्केलेटन होता है वो मिलकर बना होता है अस्थियों से और ये अस्थियों को बांधे रखने में मदद करती हैं, इसी कारण ये कहलाती हैं कंकाली पेशी। इसी के साथ बच्चों इन पेशियों पे हमारा कंट्रोल होता है, जिसके कारण इन्हें कहा जाता है ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। अब ये बच्चों रेखित पेशी क्यों कहलाती हैं, क्योंकि इनके अंदर अल्टरनेट क्रम के अंदर गहरी और हल्के रंग की धारियां उपस्थित होती हैं, जिसके कारण ये रेखित पेशी कहलाती हैं। अब बच्चों ये पेशी होती हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जल्दी जल्दी कार्य करती हैं और जब जल्दी कार्य करती हैं यानी फास्ट होती है नेचर के अंदर, तो ये जल्दी थक भी जाती हैं और इस तरीके से ये हमारे हाथ में, पैर में यानी ये उपस्थित होती हैं। उसके बाद में बच्चों चिकनी पेशी जो क्या है, अनैच्छिक पेशी का ही प्रकार है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और ये जो चिकनी पेशी होती हैं बच्चों, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी और बेलनाकार होती हैं और साथ में ही क्या होंगी, यानी ये जो बेलनाकार तो होती हैं लेकिन बीच में से तो ये फूली हुई और किनारों से नुकीली होती हैं, यानी इनके सिरे होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, यानी ये एक प्रकार से तर्करूपी कह सकते हैं इनको। उसके बाद में बच्चों ये होंगी चिकनी पेशी कहाँ कहाँ उपस्थित होंगी, जैसे हमारी जो आहार नाल होती है उनके अंदर जो विसरल ऑर्गन होते हैं, जैसे
स्टोमक हो गया, इसी तरीके से आंत हो गई, तो उनके अंदर ये उपस्थित होती हैं। इसी के साथ जैसे ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर भी ये उपस्थित होती हैं। और साथ में ही बच्चों जैसे आँख की जो पलकें होती हैं उनके अंदर ये उपस्थित होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये विसरल ऑर्गन में उपस्थित होने के कारण इन्हें हम क्या कह सकते हैं, विसरल मसल्स भी कह सकते हैं। अब बच्चों ये क्या होती हैं, ये भी अनब्रांच्ड होती हैं। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं हृदय पेशी यानी कहाँ उपस्थित होगी, हृदय के अंदर उपस्थित होगी। और हृदय का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है, यानी ब्लड को पंप करने का काम करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी बेलनाकार लेकिन साथ में कैसी होती हैं, शाखित यानी ब्रांच्ड होती हैं। इनके अंदर एक ही केंद्रक उपस्थित होता है। तो हम ये आंसर के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं, यानी रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी के अंदर हमें अंतर पूछा गया है। रेखित पेशी प्राय अस्थियों से जुड़ी होती है, यानी अस्थियों से जुड़ी भी क्यों कहा हमने, क्योंकि ये क्या होती है, जो स्केलेटन अस्थियों से मिलकर बना होता है उनको ये क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, यानी उनको बांधे रखने का काम करती हैं। और इसी कारण हमने बताया कि क्या कहलाती हैं, कंकाली पेशी भी कहलाती हैं। चिकनी पेशी के अंदर यह आंख की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में होती है। और हृदय पेशी बच्चों यह हृदय में पाई जाती है। नेक्स्ट बच्चों यह ऐच्छिक पेशी है, यानी इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। चिकनी पेशी होती हैं, ये अनिच्छिक पेशी होती है, यानी इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, यानी हमारी आंखों की जो पलकें हैं उनका झपकना क्या हमारा कंट्रोल है उन पे नहीं है। फेफड़ों में जो श्वसनी है यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, तो उसे हम कहें कि नहीं अब आपको सांस लेना है और अब आपको नहीं लेना है, तो ऐसा थोड़ी होता है, ना ही हम पाचन तंत्र के अंदर ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से इन्हें क्या कहा जाता है, अनिच्छिक पेशी कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हृदय, तो ये भी क्या है, अनिच्छिक पेशी होती है, क्योंकि हृदय पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, नहीं हमारे कहने से हृदय नहीं धड़कता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, रेखित पेशी के अंदर इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। और यही मैंने आपको अभी बताया था। चिकनी जो पेशी होती हैं उनके अंदर गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं। हृदय पेशी होती है बच्चों, उसके अंदर गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती हैं, ये भी अरेखित पेशी है, लेकिन इसके अंदर धारियां जरूर उपस्थित होती हैं। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि रेखित पेशी हैं, इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती हैं, यानी इनके अंदर एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। चिकनी जो पेशी है बच्चों, इनकी कोशिकाएं लंबी, एक केंद्र के और एक सिरे से नुकीली होती हैं, यानी अगर हम इनको देखें तो बीच में से तो ये फूली भी होंगी और सिरों पे कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं, एक केंद्र के, यानी इनके अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है। और ये भी कैसी होती हैं, शाखा रहित होती हैं। उसके बाद में बच्चों जो हृदय पेशी होती हैं उनकी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्र के होती हैं। अब बच्चों इन डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमने कहा कि जैसे रेखित पेशी हैं वो कैसी होती हैं, लंबी होती हैं और बेलनाकार होती हैं और शाखा रहित होती हैं। तो हमें कैसी दिखाई दे रही हैं, लंबी दिखाई दे रही हैं, बेलनाकार दिखाई दे रही हैं। और इनके अंदर बच्चों क्या होता है, जैसे ये केंद्रक हो गया और साथ में इनके अंदर अल्टरनेट क्रम के अंदर गहरे और हल्के रंग की धारियां दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में बच्चों जैसे चिकनी पेशी है उसके अंदर ये केंद्रक हो गया और ये कैसी दिखाई दे रही है, यानी तर्कु रूपी स्पाइंडल शेप में दिखाई दे रही है, जिनके सिरे कैसे हैं, नुकीले हैं और इनके अंदर केंद्रक एक ही होता है। उसके बाद में बच्चों जैसे जो हृदय पेशी हैं ये हमने कहा लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और साथ में ये कैसी होती हैं, शाखित, यानी जैसे ये हमें जो दिखाई दे रही है इनकी शाखा यानी ब्रांचेज हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। इनके अंदर बच्चों क्या होती हैं, धारियां उपस्थित होती हैं और इनके अंदर केंद्रक एक ही होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है, यानी हमसे पूछा गया है हृदय पेशी का कार्य। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया, यानी जो हृदय होता है वो क्या है, अनैच्छिक पेशी का ही प्रकार है और इसके अंदर क्या होती है, यानी हृदय पेशियों से ये मिलकर बना होता है। हमारा जो हृदय होता है बच्चों वो मुट्ठी के आकार का, यानी जो बंद मुट्ठी होती है उसके आकार का होता है और एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है, क्योंकि इनके अंदर संकुचन और प्रसार के कारण ही जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये पेशियां जीवन भर लयबद्ध रूप से संकुचन एवं प्रसारण करती हैं, ये हृदय का निर्माण करती हैं। कौन, हृदय पेशी।
इनकी गति के कारण ही हृदय लगातार धड़कता है और शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। इसी के कारण कोई जीव जीवित रहता है। यानी हम अगर कहें तो हृदय पेशी है वो भी किसका प्रकार है, हमने बताया था अनिच्छिक पेशी का ही प्रकार है। तो ये इनका काम क्या होता है कि ये हृदय को क्या करता है, यानी धड़कन को बना के रखता है। और जब हृदय काम करना बंद कर देता है तो हम समझ जाते हैं कि क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये पेशियां कभी भी बच्चों थकती नहीं है, क्योंकि अगर हृदय थक गया तो इसका मतलब हृदय काम करना बंद कर देगा, और जब हृदय काम करना बंद कर देगा तो सीधा सा मतलब है क्या हो जाएगी, जीव की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, रेखित, अरेखित एवं कार्डिक पेशी में शरीर में स्थित कार्य एवं स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी हमसे पूछा गया है इनका कार्य और स्थान के आधार पर अंतर। तो बच्चों सबसे पहले जैसे रेखित पेशी है, तो रेखित पेशी हमने बताया कैसी है, ऐच्छिक पेशी है, यानी इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। अब बच्चों हमने इसे कहा था कि कंकाली पेशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ होती है, यानी हमारा जो कंकाल होता है उसमें अस्थियों के साथ उपस्थित होती है, यानी अस्थियों को बांधे रखने का कार्य करती हैं। और जो अरेखित पेशी होती हैं बच्चों, इनकी गति पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, यानी ये अपनी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं। यानी हमें अगर इन्हें कह दें कि अब आपको पाचन करना है, अब नहीं करना है, तो क्या ऐसा करती है, नहीं करती हैं। और हृदय पेशी होती हैं बच्चों, ये भी जीवन भर क्या होती हैं, लयबद्ध रूप से संकुचित और प्रसारण होती हैं, जिसके कारण ब्लड का पंप करने का काम करती हैं। लेकिन ये भी क्या होती हैं, अनिच्छिक होती हैं। उसके बाद में बच्चों आता है कि जो रेखित पेशी होती हैं उनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, शाखा रहित होती हैं और बहु केंद्रिक होती हैं। और जो अरेखित पेशी होती हैं बच्चों, उनके अंदर क्या आ जाएगा कि ये कैसी होती हैं, यानी ये लंबी, बेलनाकार और जैसे तर्करूपी भी हो सकती हैं, और साथ में एक केंद्रकीय होती हैं। और जो हृदय पेशी होती हैं बच्चों, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी, बेलनाकार, शाखात युक्त और साथ में एक केंद्रकीय होती हैं। अब हम इन्हें लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी के अंदर हमें कार्य और स्थान के आधार पर अंतर बताना है। ये हमारी इच्छा अनुसार गति करती हैं, कौन, रेखित पेशी। इसी कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, इच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अरेखित पेशी है, इनकी गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। और हृदय पेशी होती है, ये जीवन भर लयबद्ध रूप से संकुचन एवं प्रसारण करती हैं। उसके बाद में बच्चों आता है, ये कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार एवं शाखा रहित होती हैं, किसकी, रेखित पेशी की। अरेखित पेशी होती है, ये कोशिकाएं लंबी एवं कोनों पर नुकीली यानी तर्करूपी होती हैं। तो अरेखित पेशी के अंदर भी ये किसके अंदर होती हैं, जैसे चिकनी पेशियां हैं। हृदय पेशी के अंदर आ जाएगा, ये कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार एवं शाखित होती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं, कौन, रेखित पेशी की। और अरेखित पेशी होती हैं, इनके अंदर एक केंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं, यानी एक ही केंद्रक इनके अंदर उपस्थित होता है। इसी तरीके से बच्चों हृदय पेशी होती हैं, उनके अंदर भी एक केंद्रक ही होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं एवं गति में सहायता करती हैं। यानी ये कहाँ उपस्थित होती हैं, ये स्केलेटन के साथ अटैच्ड रहती हैं और गमन में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, यानी गति के अंदर क्या करती हैं, सहायता करती हैं। उसके बाद में बच्चों जैसे अरेखित पेशी है, ये शरीर में आमाशय, मूत्रवाहिनी आदि की भित्ति में पाई जाती है। और हृदय पेशी ये हृदय का निर्माण करती हैं एवं धड़कन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों न्यूरॉन यानी जैसे हमने तंत्रिका ऊतक पढ़ा था, उसके अंदर आपको 3 प्रकार बताए थे, यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। इनसे मिलकर क्या बना होता है, तंत्रिका ऊतक बना रहता है। अब बच्चों हमने ये भी कहा था कि जो तंत्रिका ऊतक होता है उसके अंदर जो ब्रेन होता है वो डिसीजन का काम करता है, लेकिन उस ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। और इन तंत्रिका कोशिकाओं को ही बच्चों क्या कहा जाता है, न्यूरॉन भी कहा जाता है। अब इनकी संरचना यानी नामांकित अगर हम चित्र देखें तो इनका डायग्राम हमें कैसे दिखाई देता है, एक छोटे पौधे की तरह दिखाई देता है। जिस तरीके से पौधे के अंदर रूट होती हैं, ट्रंक होता है, ब्रांचेज होती हैं, उसी तरीके से हमें तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के डायग्राम के अंदर दिखाई देती हैं। इनके अंदर बच्चों अगर हम देखें तो एक लंबा परवर्ध होता है, उस लंबे परवर्ध को कहा जाता है एक्सोन या
तंत्रिकाक्ष, और छोटी जो शाखाएं होती हैं उनको कहा जाता है डेंड्राइट। और इसी के साथ बच्चों इनके अंदर कोशिकाएं यानी साइटोन होता है, और इसके कोशिका द्रव्य के अंदर क्या भरा रहता है, निशिपाटिकण उपस्थित होते हैं, और इसके अंदर केंद्रक होता है वो स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है। तो हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इस न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, यानी कोशिकाएं हो गया, ये केंद्रक हो गया स्पष्ट रूप से, ये छोटी शाखाएं होती हैं वो डेंड्राइट हो गई, और ये लंबा जो परवर्ध होता है वो हो गया तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन। अब बच्चों ये जो तंत्रिकाक्ष यानी जो एक्सोन होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं के अंदर इसका एंड हो जाता है, इसीलिए इनकी जो लास्ट वाली जो शाखाएं होती हैं उनको कहा जाता है टर्मिनल एक्सोन। और इसके अंदर क्या होता है, तंत्रिका कोशिका जो होगी वो दूसरी तंत्रिका जो कोशिका होगी उसके डेंड्राइट के साथ क्या करती है, सिनेप्सिस की क्रिया करती है, और इस सिनेप्सिस की क्रिया के द्वारा ही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका और इस तरीके से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो ये इसका क्या आ गया, डायग्राम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित के नाम लिखें। ए है ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। भीतरी अस्तर का मतलब क्या है, यानी जो माउथ होता है, जो मुंह होता है, उसके अंदर से कोटिंग करने का काम करने वाले ऊतक का नाम पूछा है। तो बच्चों जब हमने जंतु ऊतक का अध्ययन करा था तो उसके अंदर मैंने आपको एपिथीलियम ऊतक पढ़ाया था, और एपिथीलियम ऊतक के प्रकार के अंदर हमने सल्की एपिथीलियम ऊतक पढ़ा था, और जो सल्की एपिथीलियम ऊतक होता है बच्चों वो फिर डिवाइड हो जाता है सरल सल्की एपिथीलियम ऊतक के अंदर और स्तरित सल्की एपिथीलियम ऊतक के अंदर। तो यहाँ जो सल्की एपिथीलियम ऊतक होता है वो कहाँ पाया जाता है, हमारे मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करने में काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सल्की एपिथीलियम ऊतक। अब बच्चों ये सल्की एपिथीलियम ऊतक होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे केंद्रक होता है स्पष्ट रूप से इनकी कोशिकाओं के अंदर, और कोशिका द्रव्य भरा रहता है, और इनके अंदर ये जो एपिथीलियम ऊतक होता है वो किसके ऊपर स्थित होता है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारीय झिल्ली के ऊपर। ये जो ग्रे कलर की दिखाई दे रही है वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये स्थित रहता है, ताकि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये एपिथीलियम ऊतक क्या कर लेता है, यानी एक प्लेटफॉर्म तो इनको प्रोवाइड करता ही है, साथ में इससे ब्लड और न्यूट्रिएंट है वो भी इसे प्राप्त होते हैं। और ये एक तरीके से हमारे घरों के अंदर जो फर्श होता है उसमें जो टाइल्स लगी रहती हैं उस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मुंह के भीतरी अस्तर के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है, सल्की एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट है बी बच्चों, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। तो बच्चों जब हमने क्या पढ़ा था, संयोजी ऊतक पढ़ा था, तो उस संयोजी ऊतक के अंदर मैंने आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर उसके दो प्रकार पढ़े थे, जिसके अंदर लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स गाढ़ा होता है जिसके अंदर कोशिकाएं एम्बेडेड रहती हैं। और फिर उसके दो प्रकार हो जाती हैं, एक होता है टेंडोन यानी कंडरा, और दूसरा होता है स्नायु। तो जो कंडरा होता है बच्चों वो क्या करता है, यानी पेशियों को यानी किससे जोड़ता है, अस्थि से जोड़ने का काम करता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कंडरा ऊतक यानी टेंडोन, जिसका काम क्या होता है, पेशियों को अस्थि से जोड़ना। नेक्स्ट है बच्चों सी, ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। आप बच्चों जब भी प्रश्न पढ़े तो आप उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे, यानी हमें यहाँ पूछा गया है भोजन का संवहन। तो भोजन का संवहन हमने बताया था कि जो जटिल स्थायी ऊतक हैं उनके प्रकार के अंदर जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा तैयार किया गया जो भोजन होता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करता है। और ये जो फ्लोएम ऊतक होता है बच्चों ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं और उसके बाद में आती हैं कंपेनियन सेल, फिर होता है फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये क्या काम करते हैं, ये चारों कोशिकाएं मिलकर क्या काम करेंगी, भोजन का संवहन करने का काम करती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्लोएम ऊतक। नेक्स्ट है बच्चों ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। तो जब हमने कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक का अध्ययन करा था तो उस समय मैंने आपको बताया था एडिपोज टिश्यू यानी वसामय ऊतक। और ये जो वसामय ऊतक होता है ये कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, फैट सेल से। और ये फैट सेल होती हैं, ये इनके अंदर क्या हो जाता है, यानी ये गोलाकार या अंडाकार होती हैं और इनके बीच में क्या पाया जाता है, यानी फैट ग्लोब्यूल्स पाई जाती हैं, जिसके कारण ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। तो हमने कहा कि वसा का संचय करने वाला ऊतक है हमारे शरीर के अंदर, उसका नाम
क्या होगा? तो उसका नाम आ जाएगा वसीय उत्तक, या जिसे हम क्या कहते हैं, एडिपोस टिश्यू। अब बच्चों उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं ई, तरल आधात्री सहित संयोजी उत्तक। यानी हमने जब संयोजी उत्तक का अध्ययन करा था तब मैंने आपको बताया था तरल संयोजी उत्तक, जिसके अंदर हमने रक्त भी पढ़ा था और लसिका भी पढ़ा था। तो यहाँ तरल आधात्री संयोजी उत्तक का नाम क्या आ जाएगा? रुधिर। और ये जो ब्लड होता है उसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और इस प्लाज्मा के अंदर ही 3 कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है उनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो जब रक्त बहरा होता है तो उसका थक्का बनाने का काम करती है, यानी जब चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। और जो आरबीसी होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो लाल रंग का होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है बच्चों, वो क्या करती हैं, यानी एक तरीके से सैनिक कणिकाएं होती हैं जो क्या करेंगी, रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती हैं। तो इसका आंसर हमने देख लिया, क्या आ गया? रुधिर आ गया। उसके बाद में बच्चों एफ है मस्तिष्क में स्थित उत्तक। यानी हमने जब तंत्रिका उत्तक का अध्ययन करा था तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होती है और तंत्रिकाएं होती हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तंत्रिका उत्तक। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान करें। त्वचा, पौधे का वल्क, अस्थि, वृक्कीय नलिका अस्तर और संवहन बंडल। तो हमें इनमें बताना है कि कौन कौन से उत्तक उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जैसे त्वचा है, तो त्वचा के अंदर हमने पढ़ा था एपिथीलियम उत्तक के अंदर सल्की एपिथीलियम उत्तक, और सल्की एपिथीलियम में भी आपको ध्यान रखना है स्तरित सल्की एपिथीलियम उत्तक होता है, वो किसके अंदर पाया जाता है? हमारी त्वचा के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सल्की एपिथीलियम उत्तक। उसके बाद में आता है बच्चों पौधे का वल्क, यानी एक प्रकार से पौधे को दृढ़ता प्रदान करने का काम कौन करता है? यानी एक रक्षात्मक उत्तक स्क्लेरन काइमा, जिसकी कोशिका भित्ति है वो लिग्निन के जमाव के कारण बहुत मोटी हो जाती है और प्लांट को दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है। उसके बाद में बच्चों अस्थि, यानी जब हमने संयोजी उत्तक का अध्ययन करा था तो उस समय हमने कार्य और संरचना के आधार पर उनके प्रकार देखे थे, जिसके अंदर हमने कंकाली संयोजी उत्तक है उसका अध्ययन करा था, और हमने बताया था कि कंकाली संयोजी उत्तक होता है वो अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो अस्थि के अंदर क्या जाएगा? यह संयोजी उत्तक है। उसके बाद में बच्चों वृक्कीय नलिका अस्तर, यानी जो किडनी होती है उसकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर से कोटिंग करने का, यानी उनको अस्तर निर्माण करने का काम कौन करता है बच्चों? एपिथीलियम उत्तक। और एपिथीलियम उत्तक का ही प्रकार कौन सा आ जाएगा? कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यू, यानी स्तंभाकार एपिथीलियम उत्तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्तंभाकार एपिथीलियम उत्तक। उसके बाद में बच्चों आता है संवहन बंडल। तो जब हमने जटिल स्थायी उत्तक के प्रकार बताए थे जाइलम और फ्लोएम, और ये जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या है? यानी संवहन उत्तक हैं, और दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संवहन बंडल यानी वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, पेरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? तो बच्चों जब मैंने आपको सरल स्थायी उत्तक के अंदर सपोर्टिंग टिश्यू पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पेरेन्काइमा उत्तक होता है वो प्लांट के सभी पार्ट के अंदर, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, फ्रूट, फ्लावर, सब जगह उपस्थित होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस उपस्थित होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। लेकिन बच्चों जब इन पेरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाओं के अंदर क्लोरोफिल, जो क्या है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये उपस्थित होता है, तब ये कहलाती है क्लोरेन्काइमा टिश्यू। और ये जो क्लोरेन्काइमा टिश्यू होता है बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है। और इसी तरीके से ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है बच्चों, इसी को क्या कहा जा सकता है? फूड स्टोरेज टिश्यू भी कहा जाता है। इसी के साथ बच्चों जब इस पेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स क्या होंगी? लूजली पैक्ड होंगी, यानी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस अधिक होगा, तो इनके बीच में क्या बन जाती हैं? कैविटीज बन जाती हैं। और ये कैविटीज किसके अंदर उपस्थित होती हैं? जलीय पौधों के अंदर उपस्थित होते हैं, जिन्हें कहा जाता है वायु गुहिकाएं। और इस प्रकार के उत्तक को बच्चों कहा जाता है एरेन्काइमा उत्तक। और इन वायु गुहिकाओं के कारण ही जलीय पौधे होते हैं वो जल की सतह पर तैरते रहते हैं। तो हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं।
आंसर आ जाएगा ये ऊतक पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल में पाए जाते हैं। जब इन ऊतकों में पर्णहरित पाया जाता है तो इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जलीय पौधों में इस ऊतक की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण पौधे जल में तैरते हैं और इसे एरेनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लांट के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी जब प्लांट छोटा होता है तो उसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस प्लांट के सभी भागों के अंदर उपस्थित होती है। और इस एपिडर्मिस के अंदर हमने कहा कि जैसे डेजर्ट प्लांट है या ड्राई हैबिटेट के जो प्लांट होते हैं बच्चों, उनके अंदर क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो थिक हो जाती है, यानी मोटी हो जाती है, जो उसे वाटर लॉस से बचाती है। इसी तरीके से बच्चों डेजर्ट प्लांट है या जो प्लांट के एरियल पार्ट होते हैं, उनके अंदर एक वैक्सी सब्सटेंस सीक्रेट होता है, और ये जो वैक्सी सब्सटेंस होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं क्यूटिन, और की जो लेयर है वो कहलाती है क्यूटिकल। और तो ये क्यूटिकल क्या काम करती है, यानी वाटर लॉस से तो प्लांट को बचाएगी, साथ ही प्लांट को इंजरी से बचाती है या फिर किसी परजीवी के इन्फेक्शन से भी बचाती है। अब बच्चों हमें कहा कि जैसे लीफ के ऊपर ये क्या हो, यानी एपिडर्मिस लेयर उपस्थित हो, और जब इस एपिडर्मिस लेयर के अंदर क्या होंगे, स्टोमेटा उपस्थित होंगे पत्ती के अंदर, तो उनके द्वारा ही क्या होती है, जल का परिवहन होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल की हानि होती है। तो हम इसे आंसर के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। आंसर आ जाएगा एपिडर्मिस कोशिकाओं की बाह्यतम परत है जो रक्षा का कार्य करती है, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। यह सभी पादप भागों जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि की बाह्य परत बनाती है। यह मोम जैसी एवं जल प्रतिरोधी होती है। पौधे की आयु बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर वाली कोशिकाएं कॉर्क या छाल में रूपांतरित हो जाती हैं, यानी प्लांट जब मैच्योर हो जाता है तो उस समय एपिडर्मिस का स्थान कौन लेता है, कॉर्क सेल ले लेती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, इनकी कोशिका भित्ति सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी एवं मृत हो जाती है। यह जल एवं अन्य पदार्थों के लिए प्रतिरोधी हो जाती है। तो हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमने कहा कि ये जो एपिडर्मिस होती है वो सभी जगह उपस्थित होती है। तो यहाँ हमने ये किसका डायग्राम बना रखा है, एक पत्ती का डायग्राम बना रखा है, जिसके अंदर ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई, और यहाँ जो एपिडर्मिस है उसके बीच में जो छिद्र पाए जा रहे हैं, जिनको क्या कहा गया है, स्टोमेटा कहा गया है। नेक्स्ट है बच्चों एपिडर्मिस के कार्य, यानी ये पौधों की सुरक्षा करती है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। जल की जो हानि है उसको भी रोकती है, साथ में ही बच्चों ये जैसे गैसों का विनिमय करने के लिए या फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो भी इन एपिडर्मिस के अंदर, जैसे पत्ती के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है उनकी एपिडर्मल सेल के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, उनके थ्रू होता है। इसी के साथ बच्चों ये क्या होते हैं, कभी कभी जैसे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका भी जमाव करती हैं। और ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है, ये हमने कहा कि जब प्लांट मेच्योर हो जाता है तो एपिडर्मिस लेयर का स्थान ले लेता है कॉर्क, यानी इस कॉर्क के कारण ये प्लांट को क्या करती हैं, यानी दृढ़ता प्रदान करने का काम भी करती हैं। तो हम इसे आंसर के रूप में लिख रहे हैं, उसके अंदर ही इसका कार्य देखेंगे। यह पौधे की सुरक्षा करती है, जल की हानि को रोकती है। इनके मध्य छोटे छोटे वातरंध्र पाए जाते हैं जो हवा एवं जल व वाष्प के लिए मार्ग बनाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें कभी कभी अपशिष्ट पदार्थों का भी जमाव हो जाता है। और नेक्स्ट है छाल में बदलने पर यह जल, वायु एवं सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिरोधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 14 नंबर, छाल यानी कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करती है? तो हमने अभी बताया था कि यानी प्लांट जब मेच्योर हो जाता है और उस समय क्या होता है, जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसका स्थान कौन ले लेता है, कॉर्क सेल ले लेती हैं। और ये जो कॉर्क सेल होती हैं वो डेड होती हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर सुबेरिन का जमा हो जाता है, जिसके कारण ये कोशिका भित्ति मोटी हो जाती हैं और ये प्लांट को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो बच्चों हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, छाल निम्न प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करती हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो ये आ गई छाल कोशिकाएं यानी कॉर्क कोशिकाएं। ये फटी हुई जो एपिडर्मिस है ये इस तरीके से जैसे ईंटें व्यवस्थित होती है ना, उस तरीके से व्यवस्थित होती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, इनकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन का जमाव होने से भित्ति मोटी एवं कठोर हो जाती है। ये कोशिकाएं मृत होती हैं।
एवं एक अटूट परत बनाती हैं। अटूट परत का मतलब क्या है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, यानी कंटिन्यूअस लेयर बनाती हैं। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस होंगे तो इसके अंदर कोई भी पदार्थ आसानी से अंदर बाहर जा सकता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, इसलिए इनकी क्या होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है। अतः कॉर्क पौधे की अत्यधिक जल, रासायनिक पदार्थ एक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, निम्न तालिका को पूर्ण करो। जिसके अंदर आपको ये क्या है, एक तालिका दे रखी है जिसके अंदर पहले लिखा हुआ है स्थायी उत्तक, फिर स्थायी उत्तक के दो प्रकार जिसके अंदर सरल और जटिल। फिर जैसे सरल उत्तक है उनके प्रकार हैं, तो हमें दिया गया है कोलेनकाइमा उत्तक और दो है वो खाली जगह छोड़ रखी है जहां हमें फिल करना है। उसके बाद में जटिल उत्तक होता है, उसके अंदर भी एक इन्होंने जाइलम भर दिया और दूसरा हमसे पूछा गया है क्या है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पादप उत्तक के अंदर हमने स्थायी उत्तक का अध्ययन करा था, और स्थायी उत्तक के अंदर भी बच्चों मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। फिर बच्चों मैंने सरल स्थायी उत्तक के अंदर आपको तीन प्रकार बताए थे, पेरेनकाइमा उत्तक, कोलेनकाइमा उत्तक और स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। उसके बाद में बच्चों जटिल स्थायी उत्तक है, उसके मैंने दो प्रकार बताए थे, जाइलम और फ्लोएम। और यहाँ हम ये देखेंगे कि जो स्थायी उत्तक है उसके अंदर हमें दो प्रकार दे रखे हैं, सरल और जटिल। जो सरल है उसके अंदर हमें सिर्फ क्या दिया गया था, कोलेनकाइमा उत्तक दिया गया था, और हमें ये दो जगह खाली दे रखी थी। तो हमने बताया कि जो सरल स्थायी उत्तक है उसके तीन प्रकार बताए, कौन कौन से, यानी एक हो गया पेरेनकाइमा, और दूसरा बच्चों इनके अंदर क्या आ जाएगा, कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा तो यहाँ दिया हुआ था, और हमें जो खाली स्थान दिए गए थे उनके अंदर आ जाएगा पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जो क्या है, सरल स्थायी उत्तक के प्रकार हैं। उसी तरीके से बच्चों जटिल उत्तक के अंदर हमें जाइलम दे रखा था और दूसरा फिल करना था, वो आएगा फ्लोएम। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस चैप्टर के पार्ट नंबर 7 के अंदर अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर 15 तक सोल्व करे हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करा होगा, इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, और इनके सॉल्यूशंस को समझ के अपनी नोटबुक में नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।